Hi guys, this is Avnish from ZB, and guys, I welcome you all on this session on robotics, IoT and embedded. So guys, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है, जिसमें लास्ट कुछ सेशन में हम लोगों ने सिस्टम मेकिंग पर काम करा था और हम लोगों ने पहले सिस्टम में ये मेक करा था कि किस तरीके से हम लोग एनालॉग रीड करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिजिटल राइट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने ऑटोमेटिक किस तरीके से मशीन ऑन ऑफ होती है इंडस्ट्री में टेम्परेचर राइज कर जाने पे, ये एग्जांपल देखा था। इसी के साथ में लास्ट अगर सिस्टम की बात करी जाए, सिस्टम सेकंड की बात करी जाए, जिसमें था एनालॉग रीड और उसके करस्पॉन्डिंग एनालॉग राइटिंग की बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने मैप फंक्शन और कॉन्स्ट्रेंट की हेल्प से मैपिंग परफॉर्म करी थी और ये देखा था कि किस तरह से एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम बनाए जाते हैं। मतलब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही वहां पर यूज करेंगे। तो उस तरीके से हम लोगों ने सेकंड सिस्टम मेक करा था। आज ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड सेशन है, और जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग थर्ड सिस्टम मेक करेंगे और जिसमें हम लोग डिजिटल रीड करेंगे और डिजिटल राइट करेंगे। मतलब हम लोग डिजिटल रीडिंग परफॉर्म कर रहे होंगे और डिजिटल राइटिंग कर रहे होंगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने कुछ वीडियोस में बात करी थी कि डिजिटल जब एनालॉग रीडिंग कर रहे थे तब तो हम लोग सेंसर का यूज कर रहे थे, एनालॉग सेंसर जैसे थर्मिस्टर, गैस सेंसर या एलडीआर या किसी और सेंसर की बात कर रहे थे जो कि एक एनालॉग सेंसर था। लेकिन बात करी जाए जब हम लोग डिजिटल रीडिंग परफॉर्म करते हैं ना, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि डिजिटल सेंसर का अभी डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डिजिटल रीडिंग के लिए जो फंक्शन को यूज करा है वो है डिजिटल रीड फंक्शन, और डिजिटल रीड फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बिट एक टाइम पे रीड कर सकता है। वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी। सो सिंगल बिट रीड करने पर हमारा कोई भी अप्रोप्रिएट आउटपुट नहीं आता है अगर हम लोग कोई डिजिटल सिग्नल इंटरफेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल सेंसर या तो 8 बिट सिग्नल जनरेट करेंगे या तो 12 बिट या तो 10 बिट, मतलब हायर बिट्स के सिग्नल जनरेट करते हैं और उसको रीड करने के लिए हमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जैसे I2C SPI की हेल्प लेनी पड़ती है। वो सिर्फ डिजिटल रीड फंक्शन से नहीं रीड होते हैं। तो डिजिटल रीड फंक्शन से हमने क्या रीड करा था? डिजिटल रीड फंक्शन से हम लोगों ने रीड करा था पुश बटन को, कि किसी भी प्रकार की पुश बटन को किस तरीके से रीड किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने एक नॉर्मल पुश बटन का यूज करा था और पुश बटन को रीडिंग करना स्टार्ट करा था और उसको प्रिंट करके देखा था। जो वैल्यू आ रही थी वो देखी थी, सीरियल कम्युनिकेशन की हेल्प से हम लोगों ने उसको प्रिंट करा के देखा था। आज हम लोग फिर से उसी पुश बटन को रीड करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग डिजिटल सिग्नल राइटिंग परफॉर्म करेंगे। तो आज का टास्क ये। अब क्वेश्चन ये है कि इसका यूज कहाँ पे करा जाता है। इसके अगर यूज की बात करी जाए तो इसका यूज करा जाता है जहां पर हमको ये फाइंड आउट करना होता है कि कोई चीज क्लोज है कि बंद है। लेट्स से कि डोर ओपन है कि क्लोज है, जहां पर ये चेक करना होता है। मतलब कुल मिला के ओवरऑल अगर बात करी जाए, जहां पर हमारे पुश बटन जिस जगह भी यूज करे जाते हैं किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, हर उस जगह हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम इनबिल्ड कर सकते हैं इसी सिस्टम का यूज करके, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मेनली ऑटोमेटेड गेट्स, लॉक वगैरह में इसका यूज करा जाता है। और पुश बटन जरूरी नहीं कि जो अभी तक हम लोग यूज करते चले आ रहे हैं उसी तरीके की हो। जिस तरीके से ये एग्जांपल है रोलिंग पुश बटन का, शायद ये आप हल्का सा देख पा रहे हैं। तो ये रोलिंग पुश बटन का एग्जांपल है। जैसे ही कोई डोर वगैरह इसके आगे आता है तो ये ऑटोमेटिक क्लोज ओपन होने लग जाता है। ठीक है, ये पुश से अपने एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये दूसरे तरीके का पुश बटन है, सेम उसी तरीके से है। ठीक है, रोलिंग ना होकर के सिंपल स्मूथ सरफेस पर है। तो इस तरीके के कुछ पुश बटन्स यूज करे जाते हैं, डिफरेंट टाइप के पुश बटन्स यूज करे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में। सो आज हम लोग पुश बटन की रीडिंग करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग डिजिटल सिग्नल राइट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं अपने सिस्टम को। सो तो अगर डिजिटल रीड और डिजिटल राइट सिस्टम की बात करी जाए, तो अगर हार्ड एग्जांपल जैसे अभी हम लोग जो परफॉर्म करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग पुश बटन को रीड करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एलईडी पे आउटपुट चेक करके देखेंगे और एलईडी को ऑन ऑफ करके देखेंगे। सो गाइस, अगर हार्डवेयर की अगर बात करी जाए तो हार्डवेयर बहुत इजी है। इसका एक एलईडी कनेक्ट करनी है किसी भी डिजिटल पिन से,
तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे 13 नंबर पिन से एक 220 ओम रेजिस्टेंस की हेल्प से एक एलईडी कनेक्ट करी है। साथ ही साथ हमने 6 या कह सकते हैं 7 नंबर पिन से एक हमने पुश बटन को कनेक्ट करा हुआ है। पुश बटन का एक टर्मिनल 5 वोल्ट पर है, दूसरे टर्मिनल को हमने आर्डिनो से कनेक्ट करा है, साथ ही साथ एक 10 के ओम रेजिस्टेंस से ग्राउंड करा हुआ है, ताकि अगर वहां पर कोई भी लीकेज करंट आ रही है तो लीकेज के करस्पॉन्डिंग कोई भी एरर वहां पर रीड ना हो सके ग्राउंड रीड करते समय, ठीक है, मतलब जीरो सिग्नल आते समय। और जैसा कि हमने पहले कुछ सेशंस में आपको बताया भी था, जब हम आपको रीड करके बता रहे थे तो हमने आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन भी करा था। सो सिंपल सा हार्डवेयर है। और अब अगर बात करते हैं आगे कि करने क्या वाले हैं इसके अलावा, सो अगर ऑपरेशंस की बात करें तो किस तरीके के ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। पहला ऑपरेशन ये है कि एलईडी ऑन होनी चाहिए जब हम कोई पुश बटन को प्रेस करें, मतलब डिजिटल सिग्नल हाई जाना चाहिए कंटिन्यूअसली जब हम, हाई या लो कुछ भी हो सकता है, मतलब पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नल उतनी देर के लिए जाना चाहिए जितनी देर के लिए हमने एक पुश बटन को प्रेस करा हुआ है। मतलब लिखा हुआ है टू टर्न ऑन एलईडी ओनली व्हेन यूजर प्रेस द पुश बटन, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूअसली ऑफ। मतलब जितनी देर हम पुश बटन को प्रेस करें सिर्फ उतनी देर ही एलईडी मेरी ऑन होनी चाहिए, अदरवाइज एलईडी मेरी टर्न ऑफ हो जानी चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। पहला टास्क 1 क्या है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ऑपरेशन 2 या टास्क 2 की अगर बात करी जाए उसमें ये है कि अगर हम लोग पुश बटन को अगर एक बार प्रेस कर दें तो एलईडी परमानेंट ऑन हो जाए। परमानेंट मतलब अगर उसको छोड़ भी देते हैं तो एलईडी परमानेंट ऑन बनी रहे। और ये ऑफ कब हो, जब हम इसको सेकेंड टाइम इसको जैसे ही प्रेस करें तो ये ऑफ हो जाए, और सो ऑन इसी तरीके से आगे चलता रहे। मतलब जब प्रेस करें तो उसका स्टेटस, इवन अगर एक लाइन में अगर इसको कंक्लूड करा जाए तो उसका मतलब ये है कि जब हम पुश बटन को प्रेस करें तो उसका स्टेटस अगर लो है तो हाई हो जाए और हाई है तो लो हो जाए, सिंपल। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन है। पहली बार में ये है, पहले टास्क में, कि जितनी देर हम प्रेस करें सिर्फ उतनी देर आउटपुट जाना चाहिए, हमारा स्पेसिफिक आउटपुट जाना चाहिए। दूसरे में क्या है, अगर एक बार प्रेस कर दें तो मेरा आउटपुट जो जाना है वो जाता ही रहे, भले ही हम उस फिंगर को उठा लें। आउटपुट चेंज कब हो, जब हम सेकेंड टाइम उस पुश बटन को प्रेस करें। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम टास्क 1 को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ टास्क 2 को हम सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और सेकेंड वीडियो में क्योंकि सेकेंड टास्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो उसको आपको इजीली आपको समझ में आए तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं वो हम आपको इसी वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं। हार्डवेयर कनेक्शन दोनों में सेम रहने वाला है तो हार्डवेयर कनेक्शन इजीली बिल्ड कर लेंगे। अब बात करते हैं पहले टास्क की। सो बहुत इजी है। पहला टास्क वो क्या है कि जितनी देर हम पुश बटन को प्रेस करें उतनी देर मेरी एलईडी जलनी चाहिए, अदरवाइज वो ऑफ होनी चाहिए। तो सिंपल एक इफ एल्स हमको यूज करना है और उसकी हेल्प से हमें अपना टास्क परफॉर्म करना है। सो हमने यहाँ पे क्या करा, वॉइड सेटअप क्रिएट करा जिसके अंदर हमने पिन मोड डिसाइड करें कि 13 नंबर पे आउटपुट जाना है और 6 नंबर को ऐसे इनपुट डिफाइन कर दिया। उसके बाद एक सी नाम के वेरिएबल में हमने डिजिटल रीडिंग परफॉर्म करी है और डिजिटल रीड फंक्शन के हमने अंदर क्या दिया हुआ है, पिन नंबर दिया हुआ है, मतलब जिस पिन से हमें रीडिंग परफॉर्म करनी है। तो हमने सिंपल 6 नंबर पिन यहाँ पे मेंशन कर दी। 6 मेंशन करी तो जो भी रीड आ रही होगी, अब डिजिटल रीड या तो हाई होगी या लो होगी। हाई और लो जो कुछ भी होगा, मतलब 1 या 0 या हाई लो या ट्रू फॉल्स जो कुछ भी होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर होगा मेरे सी में, मतलब सी में स्टोर होने वाला है हाई या लो, ठीक है। इसी के साथ में सी को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा और सी डिक्लेयर होकर के क्या हो जाएगा, इंट सी। हमने यहाँ पे इंटीजर के रूप में सी डिक्लेयर करा है, ठीक है। आप इंटीजर की जगह इसको बूलियन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट कुछ सेशन में बताया कि बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें या तो हाई या तो लो या तो 1 या तो 0 या तो ट्रू या तो फॉल्स, बस यही 6 वैल्यूज उसके अंदर रह सकती हैं। इसके अलावा 7th कोई भी वैल्यू नहीं आने वाली है, या कह सकते हैं सिर्फ 2 ही वैल्यू रह सकती है, हाई या लो। और क्योंकि हाई 1 और ट्रू के बराबर होता है और लो मेरा फॉल्स 0 के बराबर होता है तो बात बराबर है, मतलब 2 वैल्यू रह सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं रह सकता। सो अभी हमने यहाँ पे इंटीजर ले लिया, आप चाहे तो बूलियन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने एक कंडीशन लगा दी, इफ मतलब यदि
सी इक्वल्स टू हाई, मतलब सी को कंपेयर कर दिया है डबल इक्वल्स लगाकर, ठीक है, कंपैरिजन करा है। अगर सी में पड़ी हुई वैल्यू अगर हाई है, मतलब जिस जो कुछ भी सी नाम के वेरिएबल में वैल्यू अगर पड़ी हुई है अगर वो हाई है, तो सी की बॉडी में आ जाओ। सी की बॉडी में हमने लिख रखा है कि डिजिटल राइट 13 नंबर पिन हाई, तो क्या कर देना है, 13 नंबर पिन को हाई कर देना है, ठीक है। अगर सी में पड़ी हुई वैल्यू अगर हाई नहीं है तो क्या होगी, ऑब्वियसली बात है लो होगी। लो होगी इसका मतलब इफ वाली कंडीशन रन नहीं होगी। रन नहीं होगी तो क्या रन होगा, अगर इफ नहीं रन होगा तो रन होगा एल्स, ठीक है। एल्स रन होगा और एल्स के अंदर पड़ा हुआ है डिजिटल राइट 13 नंबर पिन लो, मतलब 13 नंबर पिन मेरी लो हो जाए, ठीक है, मतलब सिग्नल मेरा लो जाने लग जाए। सो ये बस सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको हम लोग अपने हार्डवेयर के साथ एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है। सो अपने हार्डवेयर की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सो गाइस अगर हार्डवेयर की अगर बात करी जाए तो ये रहा मेरा ब्रेडबोर्ड और इसी के साथ ये रहा मेरा आर्डिनो यूनो, ठीक है। इससे हमने दो जंपर वायर निकाले हैं, एक को हमने एक एंड को हमने एक लाइन को कर दिया है ग्राउंड और दूसरी लाइन को हमने कर दिया है 5 वोल्ट बना दिया है, ठीक है गाइस। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक एलईडी कनेक्ट करनी है और एलईडी का मैंने निगेटिव वाला एंड ले करके हुकअप कर दिया है मैंने नेगेटिव से, और ये हुकअप कर दिया है एक एलईडी कनेक्ट। एलईडी का दूसरा एंड 220 ओम के रेजिस्टेंस के साथ में दूसरे इलेक्ट्रिक कनेक्ट करा और उसको भी हुकअप कर दिया है इसी के साथ में, ठीक है। अब एक जंपर की हेल्प से एक सिग्नल इसको प्रोवाइड करना है। सो इसको भी मैंने हुकअप करा और सिग्नल मेरा आ रहा है 13 नंबर पिन से, या 13 की जगह मैं कोई और पिन ले ले रहा हूं ताकि इजिली थोड़ा सा दिख सके। सो मैंने यहाँ पे जो पिन चूज कर ली है वो 012 सेकेंड नंबर पिन चूज करी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें। सो इतना काम हो चुका है अपना फिनिश। अब हमको पुश बटन को कनेक्ट करना है। सो जैसा कि अभी मैंने कहा था कि पुश बटन का एक लेग जाता है 5 वोल्ट से। सो मैंने एक पुश बटन यहाँ पे प्रेस करी, सॉरी प्रेस नहीं करी, हुकअप करी। सो मैंने ये पुश बटन यहाँ पे हुकअप कर दी है, ठीक है। और पुश बटन का एक लेग मेरे को देना है, एक लेग पे देना है 5 वोल्ट। सो मैंने एक लेग पे दे दिया 5 वोल्ट, ये रहा 5 वोल्ट, ये हुकअप कर दिया जंपर की हेल्प से मैंने। सो अच्छे से हुकअप कर देता हूँ इसको ताकि प्रॉपर सिग्नल वहां पर आना चाहिए। अगर हल्का सा भी सिग्नल अगर मिस होगा तो मेरी पुश बटन वहां पे मिस करेगी। सो अच्छे से हुकअप कर देना है, ये आपको भी चेक करना है। सो एक लेग पे मैंने दे दिया 5 वोल्ट। सेकेंड लेग को क्या करना होता है, सेकेंड लेग को ग्राउंड से कनेक्ट करना होता है, लेकिन डायरेक्ट ग्राउंड से ना कनेक्ट करके इसको 10 किलो ओम या हायर अमाउंट के रेजिस्टेंस के साथ में ग्राउंड करना होता है। सो हमने इसको ग्राउंड करा और ग्राउंड के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दूसरे एंड को भी। सो ये भी मेरा कनेक्टेड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और काफी इजी तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब जंपर लेना है और जहां पर ये हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है वहीं पर इसको कनेक्ट करते हुए इसको हमें किसी भी डिजिटल पिन पे हुकअप करा देना है। तो इस टाइम मैंने यहाँ पे इसको 8th नंबर पिन पे हुकअप करा दिया है। सो आई थिंक आप ये इजीली देख पा रहे होंगे, और इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए मैं काम कर देता हूँ कि मैं थोड़ा सा कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ और दूसरे लेग को पुश कर दे रहा हूँ ताकि वायर बीच में ना फैले। सो इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया है और ये कनेक्शन पूरे बिल्ड हो चुके हैं। सो ठीक है गाइस, कनेक्शन पूरी तरीके से बिल्ड हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम अपलोड करना रह गया है। सो अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और प्रोग्राम करते हैं अपलोड और चेक करते हैं अपने हार्डवेयर को। सो गाइस ये रहा मेरा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर जिसमें हमने जो कोड आपको एक्सप्लेन करा है वो यहाँ पे हमने राइट डाउन कर दिया, ठीक है। सो अभी जो हमने पिन यूज करी हुई है उनको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैंने आउटपुट पिन जो यूज करी हुई है वो मेरी सेकेंड नंबर पिन है, वो मैंने चेंज कर ली। इसी के साथ में जो इनपुट पिन है वो मेरी 7 नंबर पिन है, तो मैंने यहाँ पे 7 नंबर पिन को मेंशन कर दिया है। और
इसी के साथ में यहाँ पर भी मेरे को 7 नंबर पिन मेंशन करनी है। सो 7 नंबर पिन मेंशन कर दी और अगेन मैंने यहाँ पर भी चेंज कर दिया जो कि सेकंड नंबर पिन है। ठीक है गाइस, सो सेकंड। सो प्रोग्राम मेरा कंप्लीट है। चेक कर लेते हैं। चेक क्या करते हैं, डायरेक्टली अपलोड करते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं कि अब मेरे आउटपुट हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। सो प्रोग्राम को मैंने हुकअप सॉरी आर्डिनो को मैंने हुकअप कर दिया है, ठीक है, केबल को। और टूल्स में जाकर के बोर्ड सेलेक्टेड है, आर्डिनो यूनो कम्युनिकेशन बोर्ड भी सिलेक्टेड है, COM7। सो एवरीथिंग इज फाइन। सो अपलोड द कोड, सेव करने को बोल रहा है। सो डिजिटल राइट रीड सॉरी READ रीड एंड डिजिटल राइट WRITE डिजिटल राइट, ठीक है। जिसे हम लोग डिजिटल रीडिंग कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग डिजिटल राइट कर रहे हैं। सो प्रोग्राम सेव्ड, नाउ कंपाइलिंग द स्केच और फाइनली इट विल टेक्स टाइम, ले रहा है, काफी टाइम ले रहा है ये। सो काफी ज्यादा टाइम, ये सिस्टम जो मैं सिस्टम इस टाइम पे यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा स्लो है गाइस। सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। सो अगेन क्लिक, so uploading, problem uploading to the board. What is done uploading? Now the done uploading. So guys, you are seeing here LED is on, but why when we press the button nothing happen? So what is the problem actually? क्या समस्या क्या है? So we have to check it out. क्या प्रॉब्लम आ रही है? So we are hook up it on pin second, ठीक है, सेकेंड नंबर पिन पे मैंने हुकअप कर रखा है। सो सॉरी एक गलती मैंने कर दी है कि मैंने जो इनपुट लिया है वो प्रोग्राम में 7 नंबर पिन पे, जबकि प्रोग्राम का इनपुट होना चाहिए, मैंने 8 नंबर पे कनेक्ट कर दिया है गलती से, मैं इसको 7 पे कर रहा हूँ वापस से। सो 7 पे कनेक्ट करा है। सॉरी हिल रहा है काफी ज्यादा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ प्रोग्राम में चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा पिन डिस्टर्ब है। सो प्रोग्राम में फिर से दोबारा से मैं चेंज करता हूँ और 8 नंबर पिन कर दे रहा हूँ। सो रीडिंग पिन 8 कर देता हूँ। सो अपलोड अगेन, ठीक है, प्रोग्राम अपलोड कर दिया है। देखते हैं, पुश बटन को प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो आप देख पा रहे होंगे जब मैंने पुश बटन को प्रेस करा एलईडी मेरी टर्न ऑन हो गई है। जैसे ही पुश बटन से फिंगर उठा ली एलईडी ऑफ, अगेन प्रेस ऑन, अगेन ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन एंड ऑफ, ठीक है गाइस। सो आप देख पा रहे होंगे कि जितनी देर एलईडी पुश बटन मैंने प्रेस करी उतनी देर मेरा आउटपुट हाई है, मतलब आउटपुट डिजिटल राइट हाई है, अदरवाइज डिजिटल राइट लो आ रहा है। सो गाइस ये टारगेट तो हमारा अचीव हो गया है। सो अब आगे चलते हैं। ये टास्क 1 हमारा फुलफिल हो चुका है। इसमें आप जो भी अपनी तरफ से चेंजमेंट कर सकते हैं वो करके देखिएगा। आप इस इंटीजर को यहाँ पे बुलियन भी कर सकते हैं, LEAN, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जो भी वैल्यू आ रही है वो आप वहां पे रीड भी कर सकते हैं। सो आप ये सब लगा लगा के चेक करा करिए कि किस तरीके से वेरिएबल्स में वैल्यू जा रही है और क्या एग्जैक्ट वैल्यू जा रही है। सो इसका काफी हद तक आप यूज करा करिए ताकि आप प्रोग्राम को इजीली आप समझ सकें। सो सीरियल डॉट प्रिंट PRINT प्रिंट LN, और प्रिंट हम लोग करने वाले हैं C को, ठीक है। सो C को प्रिंट करने वाले हैं। C, ध्यान रखिएगा जो भी C को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कैपिटल और स्मॉल में कभी गलती ना हो, अदरवाइज प्रोग्राम आपका हमेशा एरर देता रहेगा।
ठीक है, अगेन अपलोडिंग द कोड। सो डन अपलोडिंग, सीरियल मॉनिटर ऑन कर रहे हैं, ठीक है। सो आप देख पा रहे हैं कि सीरियल मॉनिटर पे जो वैल्यू आ रही है वो 0 0 आ रही है, और जैसे ही मैंने पुश बटन को प्रेस करा एलईडी भी टर्न ऑन हो चुकी है और जो रीडिंग आ रही है वो भी मेरी 1 आ रही है। सो गाइस आई होप कि आपको अब ये चीज समझ में आ रही होगी कि जैसे ही फिंगर उठाई एलईडी भी बंद, रीडिंग आना 0 चालू हो गई, जैसे ही प्रेस करा एलईडी भी टर्न ऑन हो गई और 1 रीडिंग आने लग गई। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ चुका है। सो गाइस यहाँ पे मेरा टास्क 1 कंप्लीट हो रहा है। अब टास्क 2 की तरफ मूव करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कुछ टर्म एंड कुछ टेक्निकल डिटेल प्रोग्रामिंग के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं उसको भी। सो गाइस कुछ कॉमन चीजें बताने जा रहा हूँ प्रोग्रामिंग के बारे में, जो आने वाले समय में हम यूज करेंगे थोड़ा फ्रिक्वेंटली। तो जनरली ऐसा होता है कि जिनका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल से होता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग से इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं, तो वो काफी सारी बेसिक्स चीजें भूल चुके होते हैं, या उनको हो सकता है कि उन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ते समय वो सब चीजें अवॉइड कर दी हो। तो गाइस मैं यहाँ थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लेता हूँ वो जिसमें सबसे पहला टॉपिक ये है कि डेटा टाइप्स, ठीक है। सो कुछ स्पेशल डेटा टाइप्स हैं जो शायद मैंने अभी तक यूज नहीं करे हैं, और अब हम लोग आगे से यूज करने वाले हैं उनको, तो वो भी जानेंगे और आगे उनको यूज करके देखेंगे। सो सबसे पहला डेटा टाइप होता है अपना इंटीजर। कुछ कॉमन डेटा टाइप की अगर बात करी जाए, इंटीजर में बेसिकली इंटीजर क्या कहता है कि इंटीजर का मतलब है कि हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, मतलब विदाउट पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स के बिना हम उसको स्टोर करेंगे। जो भी वैल्यू आप हमारे अंदर इंसर्ट करा रहे हो, जो भी नंबर आप मेरे अंदर इंसर्ट करा रहे हो, सो अगर कोई वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का है तो वो 0 1 2 3 4 5 मतलब इस तरीके की ही वैल्यू स्टोर करेगा, मतलब वो पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, मतलब 3.2 ना स्टोर करके सिर्फ 3 स्टोर करेगा, ठीक है गाइस। और इंटीजर की अगर रेंज की बात करी जाए तो इंटीजर की जो रेंज होती है बेसिकली कि अगर आपने किसी वेरिएबल को अगर इंटीजर डिफाइन कर रखा है तो उसमें कितना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हैं वो होती है उसकी रेंज। तो इंटीजर की रेंज होती है -32768 से लेके 32767, इतने की रेंज में आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर आप इंटीजर नाम के वेरिएबल में आप इंसर्ट करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बात करी जाए फ्लोट नाम के वेरिएबल में, अगर सॉरी फ्लोट नहीं, फ्लोट टाइप का अगर कोई वेरिएबल है तो आप उसमें किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें आप पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि 8.9 7.0 6.2 इस तरीके की मतलब पॉइंट्स की भी वैल्यू आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसी के साथ में इसकी मैं यार रेंज डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, वो आप गूगल करके आप चेक कर लीजिएगा जो भी इसकी रेंज होती है, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर कैरेक्टर की अगर बात करी जाए तो कैरेक्टर, जब हम लोग कैरेक्टर नाम का कोई भी डेटा टाइप यूज करते हैं, कैरेक्टर मेंशन करते हैं, तो हम लोग उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर वहां पे स्टोर कर सकते हैं। मतलब कीबोर्ड में आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं सिर्फ एक लेटर, नॉट वर्ड, एक लेटर ही उसमें या सिंगल कैरेक्टर ही उसमें स्टोर करा जा सकता है अगर हमने किसी वेरिएबल को कैरेक्टर अगर डिक्लेयर करा हुआ है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को साइमल्टेनियसली स्टोर करता है, मतलब वो एक बड़े से नाम को और बड़े से टेक्स्ट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग की कितनी लिमिट है, मतलब स्ट्रिंग की रेंज कितनी बड़ी स्ट्रिंग को कोई स्टोर कर सकता है। सो जैसे कि मैंने यहाँ ZB टेक्नोलॉजीज लिखा है, ये कोई एक कैरेक्टर नहीं है, पूरी एक प्रॉपर स्ट्रिंग है। मैंने यहाँ अपना नाम लिख रखा है अवनीश, तो अवनीश भी एक पूरी स्ट्रिंग है जो कि किसी एक वेरिएबल में स्टोर होगी, लेकिन स्टोर करने से पहले हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रिंग है। इसी तरीके से शायद आपने ये बाइट नाम का कोई भी डेटा टाइप ना अभी तक देखा हो। सो मैं आपको बता देता हूं कि बाइट बेसिकली 0 और 1 को बिट बोला जाता है, जैसा कि अभी तक मैं आपको बताता चला आ रहा हूं। अगर 0 1 बिट है तो बहुत सारी बिट्स, मतलब अगर 8 बिट्स को अगर मिला दिया जाता है तो एक बाइट बनता है, ठीक है। तो अगर हमने किसी वेरिएबल में अगर हमें बाइट मतलब 0 1 अगर स्टोर करना है, तो अगर 0 1 अगर स्टोर करना है, मतलब 0 1 की कॉम्बिनेशन को अगर स्टोर करना है, तो
8 बाइट तक अगर स्टोर करना है, मतलब 8 बिट्स तक अगर एक साथ स्टोर करना है, तो हम लोग उस वेरिएबल को बाइट से डिक्लेयर करते हैं, मतलब BYTE बाइट डिक्लेयर करेंगे तो उसमें हम लोग 8 बिट्स स्टोर कर सकते हैं 0 1 के तरीके। ठीक है गाइस, इसी तरीके से बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक स्पेशल डेटा टाइप जो कि लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप है उसको भी स्टोर करने की जरूरत आती है। तो लॉन्ग जहां पर हमको बहुत बड़ी वैल्यू, हम जान रहे हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, लेट्स से अगर किसी एक एग्जांपल देते हैं कि एक प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ किसी इंडस्ट्री के अंदर और हमें ये देखना है कि जो मशीन मेरी ऑन हुई है ये कितने समय तक ये ऑन रही है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर मेरा डेटा अपलोड होता रहे मेरे सिस्टम पे कि कितनी देर से मेरी मशीन चल रही है, मतलब अगर हमें टाइम स्टोर करना है तो टाइम होता है मेरा सेकेंड्स में। टाइम की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है मेरी सेकेंड। अब हालांकि हम लोग मिली माइक्रो लगा करके टाइम को ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। तो अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटे में 60 मिनट, तो मतलब 3600 सेकेंड होते हैं टोटल मेरे 1 घंटे में। ठीक है, तो अगर मेरा प्रोडक्शन अगर 72 घंटे या 10 दिन या 20 दिन अगर चल गया, तो मतलब सेकेंड्स में अगर 10 दिन को अगर कैलकुलेट करें तो मतलब एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इतना बहुत बड़ा नंबर जो भी आने वाला है वो मेरे सिंपल इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर नहीं हो सकता। इसके लिए मैं ऐसा डेटा टाइप चाहिए होगा, मतलब ऐसा वेरिएबल चाहिए होगा जिसकी लिमिट या कह सकते हैं जिसकी औकात इतने बड़े डेटा टाइप को स्टोर करने की हो। ठीक है, सो गाइस मतलब लिमिट इतनी बड़ी हो, इतनी ज्यादा लिमिट हो कि वो इतने बड़े नंबर को स्टोर कर सके। सो आप देख पा रहे होंगे कि अगर लॉन्ग टाइप का अगर वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर करा हुआ है तो ये 8 बाइट डेटा साइज का हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। और वो 8 बाइट्स में जो रेंज होने वाली है वो कितनी होने वाली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा नंबर जो मैं शायद पढ़ भी नहीं सकता। ठीक है, तो इतना बड़ा निगेटिव नंबर और इतना ही बड़ा पॉजिटिव नंबर मैक्सिमम हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। और सबसे स्पेशल डेटा टाइप जो कि बुलियन होता है। सो बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर कर सकता है, या तो हाई या तो लो, या तो 1 या तो 0 या तो 2 या तो फॉल्स। ठीक है गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद आपको बुलियन के बारे में आपको थोड़ा सा करके भी दिखाया और बताया भी आपको। सो बुलियन सिर्फ 0 और 1 ही स्टोर कर सकता है। बुलियन सिर्फ एक स्पेशल पर्पस से बनाया गया है कि बुलियन, आखिर बुलियन क्यों बोला जाता है। तो बुलियन के पीछे की अगर एक हिस्ट्री थोड़ी सी अगर हम आपको बताएं वो ये है कि जब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे ट्रुथ टेबल्स होती हैं। ठीक है, और वहां पे गेट्स होते हैं, जैसे और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट, नॉर गेट में किसी भी इनपुट को, अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार हार्डवेयर लेंगे एक्सॉर गेट का या नॉर गेट का, उसमें इनपुट एंटर कराएंगे और आउटपुट चेक करेंगे, नहीं। तो ये एक फिजिकल तरीका है, हार्डवेयर का तरीका है जिससे हम लोग आउटपुट्स को चेक करते हैं। लेकिन अगर उसको कोड करना है एक एक्सॉर गेट को या किसी एक नॉर गेट को किसी भी तरीके से, तो मतलब कोड तो एक अलग बात है, मतलब उसको अगर मैथमेटिकली अगर सॉल्व करना है तो एक एक्सप्रेशन होती है हर एक गेट की। जैसे अगर एंड की बात करी जाए तो ए और बी अगर 2 इनपुट है और अगर वाई एक आउटपुट है, तो एंड की जो एक्सप्रेशन होती है शायद आपको पता होगा कि वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी होती है। सिमिलरली अगर और की बात करी जाए, 2 इनपुट ए और बी है और वाई अगर आउटपुट है तो ए प्लस बी एक और की कंडीशन होती है। ठीक है, अगर नॉट की बात करी जाए तो अगर ए इनपुट है और वाई अगर आउटपुट है तो जो आउटपुट आने वाला है वो ए बार होता है, मतलब ए का रिवर्स होता है। अगर ए में 1 पड़ा है तो वाई कितना होगा, 0 होगा। अगर ए में अगर 0 है तो उसका बार कर देंगे तो 1 हो जाएगा जो कि वाई में पड़ा होगा। सो इस तरीके की जो एक्सप्रेशंस होती हैं जो कि ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई कर रही होती है, और आपको पता है कि ट्रुथ टेबल में 2 ही वैल्यू होती है, वो होती है 0 या 1। तो उन एक्सप्रेशंस को बूलियन एक्सप्रेशन बोला गया था। ठीक है, अब बूलियन एक्सप्रेशन है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 0 या 1 ही आने वाला है जब बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोडिंग के अंदर एक नया वेरिएबल, नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करा जाता है, वो है बूलियन डेटा टाइप, जो कि या तो हाई स्टोर कर सकता है तो लो स्टोर कर सकता है। होपफुली आपको ये डेटा टाइप समझ में आए होंगे। इसी के साथ में 2 और चीजें, साइंड और अनसाइंड। साइंड, अगर हम किसी भी डेटा टाइप के आगे साइंड लगा देते हैं, लेट्स से अगर हमने साइंड इंट लगा दिया, ठीक है, साइंड इंट, तो
अगर साइंड लगा दिया इसका मतलब ये है कि वो डेटा टाइप दोनों तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकता है। वो इंटीजर भी स्टोर करेगा, सॉरी वो पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करेगा और निगेटिव वैल्यू भी स्टोर करेगा। लेकिन अगर हमने किसी में अनसाइंड आगे लगा दिया है तो वो सिर्फ, या मैंने सॉरी निगेटिव वैल्यू लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो वो वेरिएबल सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। अगर हमने इंटीजर के आगे अनसाइंड इंट अगर लिख दिया तो इंटीजर जो भी होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता, वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करेगा वो वेरिएबल, लेकिन उसकी रेंज बढ़ जाएगी। अभी रेंज कितनी है पॉजिटिव में, अभी रेंज मैक्सिमम कितनी है इंटीजर की, 32767। अब इसकी जस्ट डबल हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 से लेकर लगभग 64, जो मैं यहां से देख पा रहा हूँ 64 प्लस 65 के अराउंड हो जाएगी, 6500 000 के, मतलब 65,000, मतलब इतना बड़ा नंबर वहां पे इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। अब सोचिए अगर हमने लिख दिया अनसाइंड लॉन्ग, मतलब जितना भी बड़ा नंबर राइट हैंड साइड पे लिखा है इसका डबल, मतलब 0 से लेके इसके डबल नंबर तक बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं अनसाइंड लगाने से। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे डेटा टाइप, स्पेशल डेटा टाइप्स खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब कॉमन ऑपरेटर्स कुछ होते हैं जो कि हम लोग अभी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते आ रहे हैं, वो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ क्योंकि आगे थोड़े से स्पेशल भी यूज होने आ रहे हैं, तो वो भी बता देता हूँ। सो पहला आप देख पा रहे हैं प्लस प्लस, जो कि इंक्रीमेंट का साइन होता है। जो अगर प्लस प्लस अगर किसी वेरिएबल के आगे लगा रहे हैं तो उसमें वो 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, माइनस माइनस लगा रहे हैं तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जो कि 1 को माइनस कर देता है। अगर हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन में सिंगल इक्वल का यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यस, आप नोट भी कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट दे दिया उसको कि राइट साइड में जो कुछ भी पड़ा है उसको लेफ्ट साइड में असाइन कर दो, मतलब a इक्वल्स टू 2 है तो 2 को क्या कर दो, a में डाल दो। ठीक है, डबल इक्वल का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, कंपैरेटर ऑपरेटर, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब अगर लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये है कि a में जो कुछ भी पड़ा है वो क्या 2 के बराबर है, मतलब a में जो कुछ भी पड़ा है वो 2 के बराबर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ठीक है, अगर बराबर है तो ये मेरी 1 वैल्यू देता है, अगर नहीं बराबर है तो ये मेरी 0 वैल्यू देता है, या कह सकते हैं ट्रू या फॉल्स वैल्यू भी देता है, या हाई या लो भी देता है, बात तीनों बराबर है। ठीक है, एंड ऑपरेटर की बात करी जाए, सो अब ये दोनों तीनों खतरनाक, एंड और नॉट, तो ये ऑपरेटर्स क्या है, एंड ऑपरेटर मतलब जब दोनों कंडीशन हमको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करानी हो, लेट्स से 2 कंडीशन हमने लिख रखी हैं, अगर हमें दोनों सेटिस्फाई करानी है, पहली और दूसरी, तभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, तभी कोई पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट हो, तभी कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। तो मतलब जब 2 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करानी होती हैं तब हम इनके बीच में एंड ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, तो एंड क्या करता है, जब दोनों सेटिस्फाई होंगी तभी ये हाई देगा, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ये मेरा लो वैल्यू देता है या फॉल्स वैल्यू देता है। इसी के साथ में डबल पाइप्स, और के जो सिंबल्स हैं, 2 वर्टिकल कॉलम्स, इनको पाइप बोलते हैं, और ये जो पाइप्स हैं इनको और बोलते हैं। ठीक है, सो पाइप या बोल सकते हैं डबल पाइप या और कब यूज करा जाता है, जब दोनों लेट्स से अगर हमने 2 कंडीशन, मिनिमम 2 कंडीशन अगर यूज करी हुई है और हम चाहते हैं अगर दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाए तो मेरा आगे काम हो जाना चाहिए। सो अगर और मतलब 2 कंडीशन यूज करिए, दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये ट्रू वैल्यू दे देगा, अगर दोनों सेटिस्फाई जब नहीं होंगी तभी ये मेरी फॉल्स वैल्यू देगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। उसके बाद है नॉट, जिसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन शायद, हाँ आई थिंक आई एम करेक्ट। सो नॉट ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर होता है जब किसी चीज का रिवर्ट करना होता है, मतलब नॉट मतलब अगर हाई है आगे अगर नॉट लगा देंगे तो वो लो हो जाएगा, अगर लो के आगे नॉट लगा देंगे तो वो हाई हो जाएगा। तो नॉट बार की तरीके काम करता है, जैसे कि हमने कहा था ए बार, तो वाई में जो भी वैल्यू जाएगी वो ए के जस्ट अपोजिट जाएगी। सो ये नॉट ऑपरेटर है। इसी के साथ में 2 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो मैंने नीचे लिख रखी हैं वो ये है, अगर आपको कहीं पर लिखा दिख जाए ए नॉट इक्वल्स टू बी, इसका मतलब ये है कि
राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, ये पूछ रहा है कि सॉरी नहीं बराबर है कि नहीं, मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू b, मतलब a b के बराबर नहीं है, ये एक्सप्रेशन ये कह रही है। मतलब 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट बात है, 2 3 के बराबर नहीं है। अगर हमें लिखना है 2 3 के बराबर नहीं है तो कैसे लिखेंगे, 2 इज नॉट इक्वल्स टू b, मतलब नॉट इक्वल देन b, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आगे कल के वीडियो में हम काफी अच्छे से सेशन में देखेंगे कैसे यूज करा जाता है। सेकंड एक्सप्रेशन लिखी हुई है जो कि जस्ट ऑपरेटर को रिवर्ट कर दिया गया, वो क्या है, वो ये है a इक्वल्स टू नॉट b, मतलब इसका मतलब ये है कि b में जो कुछ भी लिखा है उसको अपोजिट करो और उसको कहां पर डाल दो, a में डाल दो। मतलब अगर b में अगर हाई लिखा हुआ है तो उसको अपोजिट करोगे तो लो हो जाएगा, उसको किस में डाल दो, a में डाल दो, मतलब a में वो वैल्यू चली गई। सो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनका आने वाले वीडियो में हम काफी अच्छे से यूज करने वाले हैं, दबा के यूज करने वाले हैं। सो आई होप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप जाइए गूगल करिए और अच्छे से इन कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए, इनको अच्छे से पढ़िए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा खतरनाक होने वाला है, प्रोग्रामिंग का सबसे खतरनाक वीडियो है वो अभी तक का, और अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो आई होप कि आपको सब पूरी प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आने लगेगी। फिर आप चाहे जावा पढ़ें या सी पढ़ें या पाइथन पढ़ें, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको समझ में आने लगेगी। तो कल का जो प्रोग्राम है वो काफी यूनिक है, डिबाउंसिंग के ऊपर है। सो कल मिलते हैं और देखते हैं। फिलहाल 1 मिनट। हाँ, सो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए, हमारा फेसबुक पेज विजिट करिए। अगर आप इंटर्नशिप चाहते हैं समर में तो आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कमेंट करिए अगर आपको किसी भी चीज में किसी भी तरह का कुछ भी अगर डाउट है। सो आई होप कि आप ये एंजॉय कर रहे होंगे इसी के साथ में। सो थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू गाइस।